वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। कहते हैं कि किस्मत बुज़दिलों का नहीं बल्कि बहादुरों का साथ देती है। ये बात इसलिए याद आई कि आज हमने देखा कि पीटीआई के अंदर कश्मकश ही नज़र आई। जितनी बहादुरी का तासुर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मिलता है, उन्होंने यकीनन अपनी कैद काटी है और मुसलसल जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या यही एक जज्बा या यही एक रिजॉल्व हमें नज़र आता है उनकी पार्टी की क़यादत के अंदर? उनकी जो मौजूदा पार्टी है उसकी क़यादत की नाम नहाद बहादुरी की कलई आज खुल गई। कल तक हर सूरत में तरनौल जलसा करने के दावे किए, इतने बड़े बड़े दावे किए, या तो दावे इतने बड़े ना करते, और आज सुबह अचानक भीगी बिल्ली बन गए। ऐसा क्या हो गया सुबह सुबह जो कि कल पता नहीं था, एक दिन पहले पता नहीं था? उस वक्त तक आप ऐसी बातें कर रहे थे कि कम वोट में हम देख लेंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जलसा करेंगे। लेकिन पार्टी की मौजूदा क़यादत ने जलसी की मनसूखी का पूरा मलबा बानी पीटीआई पर डाल दिया और ख़ुद उन्होंने कहा कि हमें तो बस एग्ज़िट दे दें, हम वी आर आउट ऑफ इट। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस वक्त अपने बानी की रिहाई के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज के नाम पर आप कह सकते हैं कि मुसलसल डिली डैली कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमने देखा था कुछ अर्से पहले तक नवाज शरीफ साहब की लाहौर में गिरफ्तारी पर उस वक्त की नून लीग की क़यादत ने जो किया था, अब लगता ये है कि वही पीटीआई के साथ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनान का इंतज़ार करते रहे। इनफैक्ट वो जो जर्नी थी पूरी, उसको मैंने कवर किया था। आई ट्रेवल्ड विद देम और मुझे पता है कि किस किस तरीके से पूछा जा रहा था और ढूंढा जा रहा था पार्टी की क़यादत को कि कौन किधर है, कौन लेकर आएगा बंदे, कितने बंदे होंगे। इवन शहबाज शरीफ साहब से भी उस वक्त उम्मीदें थी, लेकिन जो हुआ वो सबने देखा। एंड आई कोटेड दिस बिफोर कि जिस तक बाहर निकली थी मैं एयरपोर्ट से तो हू का आलम था लाहौर एयरपोर्ट पर, और जो ख्याल था कि बहुत लोग आएंगे, ऐसा नहीं हुआ था। बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ही कह दिया था कि हम बंदे नहीं इकट्ठे कर सके थे। अनफॉर्चुनेटली क्या आज वही कुछ पीटीआई में भी हो रहा है? नवाज शरीफ की क़यादत जब उस वक्त जिस तरीके से उनको सामना करना पड़ा कि मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोग चले गए, क्या तहरीक इंसाफ के साथ यही हो रहा है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने आज का जलसा जब मनसूख हुआ तो उसका ऐलान किया बाकायदा, और किस तरीके से किया वो देख लीजिए। आधी रात के बाद वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अड़ियाला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें खत्म नबुव्वत के बचाओ और उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, और हमारा भी जलसा जो है वो तरनौल में होगा। और इस खदशे के को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं पर इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो, आज का तरनौल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी जलसे में ऐलान किया था कि वो हर सूरत इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, लेकिन आज वो भी अपने गुज़िश्ता बयान से पीछे हट गए। सबसे पहले देख लें कि अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में कहा क्या था। लेट्स वॉच दैट। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में वीकेंड के ऊपर हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा। जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। और अदालतों को पैगाम देता हूँ कि आपकी एनओसी और आपकी इजाजतनामा इन्होंने जूते के नोक में रखा है, बीच में मत आना। तो मातम मस्त कलंदर होने दो, इंशाल्लाह ठीक चौक पे जलसा होगा अगर एनओसी नहीं मानोगे। इस कदर जोश जज्बा देख के हमें भी लगा कि शायद जलसा हो ही जाएगा, लेकिन आज फिर उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने जलसा करने से रोक दिया। आज क्या कह रहे थे वो भी देख लें। इमरान खान का एक ज़र्फ है और उसने बार बार साबित किया है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इस मुल्क में अमन चाहता है, तरक्की चाहता है, अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत चाहता है। वरना इमरान खान का हर वर्कर इंशाल्लाह इमरान खान के हुक्म पे हर हद तक जाने को तैयार है। हम जब निकलते हैं तो इस सर पे जो हमारी ये सफेद चादर है कफन बना के निकलते हैं, और इंशाल्लाह तैयार थे। इमरान खान ने हमें रोका, हम एक कदम भी इमरान खान के हुक्म के मुताबिक नहीं उठाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए यकीनन एक एम्बैरसिंग मोमेंट था, या ऑकवर्ड मोमेंट कह लें, जिस वक्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कारकुनान को सवाबी बुलाया, लेकिन फिर एक फुटेज आई, वो भी देख लीजिए ज़रा। ये कहा गया कि 5000 के नोट उन्होंने गालिबन तकसीम किए हैं उन लोगों में। ये तो अब जब कभी बात होगी चीफ मिनिस्टर से तो फिर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली
क्या हुआ था ये इस्लामाबाद जैसा मंसूख करने पर, जहाँ पर पार्टी के अंदर गुस्सा है वहाँ पर ओपनली अलीमा खान साहबा भी खामोश नहीं रही हैं। अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा क़यादत बानी तहरीक इंसाफ को जेल से निकालने के लिए संजीदा ही नहीं है। उन्हें भी देख लीजिए। अलीमा खान ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई कभी भी अपने कारकुनान को अपनी रिहाई के लिए सड़कों पर आने की कॉल नहीं देंगे। लेट्स वॉच हर वंस अगेन। आज का जलसा मनसूख होने के बाद तहरीक इंसाफ की मौजूदा पार्टी क़यादत की पॉलिसी पर कुछ सवालात नजर आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। क्या बैरिस्टर गौहर खान पार्टी को बेहतर अंदाज में चलाने की सलाहियत रखते हैं? क्या बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा गिरफ्तारियों और जेलों से खौफजदा हैं? क्या तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जलसे से गुरेज कर रही है? क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत अपने बानी की जेल से रिहाई में गैर संजीदा है, जैसे कि अलीमा खान साहबा ने कहा है? अली अमीन गंडापुर का जलसों में लबो लहजा अलग और बंद कमरों में अलग तो हम सुनते ही थे, आज हमने देख भी लिया। अगर बानी पीटीआई आज जेल से बाहर होते तो क्या वो भी जलसे के लिए एनओसी का इंतजार करते हैं? लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप वी विल गेट द आंसर्स। नहीं पर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। संजीदा नहीं है आप लोग, अलीमा खान साहबा कह रही हैं आप चाहते हैं जेल में ही रहे बानी पीटीआई। लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश फ्री आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल संजीदा हैं, और रही बात खान साहब को निकालने की, तो डेफ़िनेटली जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी बातें हैं अलीमा साहबा जो फरमा रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो टाइम है वो सड़कों पर निकलने का है और एजिटेशन का है। अगर हम ये सोचें कि हम किसी एक मैरिज हॉल के अंदर जलसा करवा के, या हम समझें कि एक छोटे से किसी जगह के ऊपर किसी घर के अंदर जलसा करवा के तो खान साहब को निकाल सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल जो है, यू एग्री विद हर? देखें, किसी हद तक उनकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, और किसी हद तक जो है वो सूरत हाल जो है अगर देखा जाए कि खान साहब ने क्या कहा है या नहीं कहा, तो वो तो आज कन्फर्म हो गया कि खान साहब ने कहा है और उनको इतलात मिली है। अभी भी हमारी कोर कमेटी का इजलास चल रहा है जिसके अंदर यही बात जो है वो तफसील से बताई जा रही है। आजम सवाती साहब की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब और दीगर लोग बता रहे हैं। वो यही बता रहे हैं, देखिए उन्होंने यही कहा है, क्योंकि आजम सवाती साहब न्यूज़ है व्हाट यू आर सेइंग, वो कह रहे हैं कि हम कंफर्म करते हैं कि खान साहब ने कहा कि जलसा नहीं होगा। बिल्कुल उन्होंने जो है कंफर्म किया है और उन्होंने बताया है, और उसके बाद हमायूं महमद साहब और उसके साथ साथ काजी अनवर साहब भी मिले हैं। उन्होंने भी कहा है कि खान साहब ने खुद जो है उसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जो है वो जलसा जो है वो मनसूख किया जाए। उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो इंतशार का प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, जो ये तरीक़ाकार बनाकर बैठे हुए हैं कि मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत है उसको, जैसे आपने देखा कि रिसेंट 2-3 दिनों में जो मुल्क के अंदर क्रैकडाउन किया गया, जो मुल्क के अंदर छोड़ने के बाद आज पता चली सुबह 7 बजे कैसे एंट्री हुई, किसने कराई, जो उनके क्वेश्चन है मैं तो वही रिपीट कर रही हूँ। देखिए किसी को पता नहीं था पार्टी की आदत को, बस 2 बंदे गए, उन्होंने जाके कहा जलसा कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? देखें वही बात मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुबह आज वैसे तो मुलाकात का दिन था, आज 9 मई के केसेस जो हैं उनकी समाअत थी, और समाअत वैसे मैं वो भी बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि मेरे ऊपर भी पाबंदी है कि पोलिटिकल लोग जो हैं वो नहीं मिल सकते, यानी कि पोलिटिकल डिस्कशन नहीं की जा सकती, पॉलिटिकल लोग नहीं मिल सकते। लेकिन आज हमायूं महमद साहब को भी मिलवाया गया, आज काजी अनवर साहब को भी मिलवाया गया, तो वो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है कि किस वक्त वो खोलते हैं, किसको मिलने देते हैं, किसके ऊपर कांटा लगाते हैं, किसके ऊपर वो कहते हैं कि ठीक है अब आ जाए। नहीं हुआ कि खान साहब रात को सोए, उन्हें ख्वाब आई कि सुबह मैंने नहीं, मंजूर वसान तो नहीं है, वो किसी ने मैसेज दिया होगा उनको कि नहीं करना जलसा। देखिए ओवरऑल जो बाहर की सूरत हाल है, देखिए ओवरऑल जो बाहर की जेल वाज सो कर्टियस कि उन्होंने मिला भी दिया सुबह 7 बजे। वेरी नाइस ऑफ देम। देखिए शुक्रिया अदा जब हमने ये सारा सुना, हमें खुद बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि हमें जलसा सूरत करना चाहिए था, जलसे से पीछे नहीं हटना चाहिए था, और जो है अफसोस हुआ, बिल्कुल अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं कोई तैयारी आपके जलसों में। एक दिन पहले लोग आके वहाँ पे जमा होना शुरू होते हैं, कोई रौनक शौनक होती है, कुछ भी नहीं देखा हमने तो। देखिए बात यह है कि जब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाए, एनओसी कैंसिल कर दी जाए, रियासत जो है वो मुकम्मल लगी हो लोगों को उठाने में, अगवा करने में, तो डेफिनेटली फिर आपने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके सारा एक हमने प्लान बनाया हुआ था, तमाम कंटेनर्स उन्होंने लेकर आने थे, साउंड सिस्टम हमारा उनके साथ मौजूद था, लोग मौजूद थे, पंजाब से लोग आ रहे थे, सिंध से लोग आ रहे थे, बलूचिस्तान से आ रहे थे, हम हर ज़िले से लोगों को मोबिलाइज करके, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहले इस्लामाबाद पहुँच चुके थे, इस्लामाबाद पूरा बंद ही इनको इसी वजह से करना पड़ा, क्योंकि इन्हें पता है घरों से निकल कर आए होंगे। हाउ डू यू फील कि आपने उनको कहा बस जाए वापस, फिर किस दिन सही इनकलाब किसी और? देखिए घरों से जो लोग निकल के आए हैं, डेफिनेटली वो दुख भी होता है, इतना सफ़र कोई करके आता है। सेम इसी तरह से हमारी भी इसी तरह से प्लानिंग थी कि मैं भी अडयाला जेल नहीं गया, और इसी तरह से दीगर जो लोग हैं वो सारे अपने नहीं मुलाकात हुई। हमें तो पाबंदी लगा दी गई है ना कि आप सियासी बात करते हैं, आप जाकर खान साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर नैरेटिव
नैरेटिव बयान करते हैं, जो खान साहब के वर्ड्स होते हैं उनका आप जिक्र जाकर करते हैं, तो A to Z वो जो जिक्र है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है नहीं जा सकते। अगर आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी तो फिर आपको अलाउ होगा, या आप आकर बाहर मीडिया से बात ना करें कि खान का जो मौक़िफ़ होता है, तो फिर आपको जो आपकी बात हुई है वो मैं उसको दोबारा आपसे पूछूंगी। बट डॉक्टर शिजरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली क्यों गवर्नमेंट PTI के ऊपर इतनी पाबंदियां लगा रही है? जमात इस्लामी को इजाज़त है, TLP को इजाज़त है, PTI को कभी इजाज़त नहीं देनी जलसा करने की। जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए बात यह है कि पहली तो बात इनसे ये पूछी जाए ये कि जलसा करना भी चाहते थे कि नहीं, क्योंकि आज हमने काफ़ी, मैं भी इधर शहरों में फिरती रही हूँ, मुझे तो कोई मूवमेंट नहीं नज़र आई कल से कि कोई लोग बड़े जोक तर जोक जा रहे हैं या कोई बड़ी हंगामा है। जिस तरह ये कह रहे थे कि पूरा पंजाब आ जाएगा, पाकिस्तान से पूरे लोग आ जाएंगे, कहीं कोई तैयारी नजर नहीं। आपने गवर्नमेंट के लगाए हुए कंटेनर्स जरूर देखे होंगे जब आप फिर रही थी। कंटेनर्स तो देखे ना, लगे हुए थे, लेकिन इनकी तरफ से तो अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि कल इनको जब कहा गया कि आपका NOC वापस लिया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, तो इंतजामिया ने सोचा कि नज़्म ज़ब्त की बहाली के लिए और सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए NOC वापस ले रहे हैं। तब इनकी जितनी भी लीडरशिप थी वो बयानात दे रही थी, कह रहे थे कि जी हमने बिल्कुल हर सूरत जाना है, लेकिन साथ साथ इन्होंने कोई इंतजामात नहीं किए। कोई क्या ये जो सुबह हमें अपडेट किया गया मेट्रो बस सर्विस सस्पेंडेड थी, उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मना कर दिया गया था, रोड सिचुएशन ये थी कि खैर रेड जोन में तो होनी ही चाहिए सख्ती, लेकिन बाकी जगहों पर भी बंद कर दिए गए थे, मोटरवे की एंट्रेंस मोटरवे बंद हो गई थी, वो बंद कर दी गई थी। सो इसको क्या काउंटर करें, क्या करें, इसको कैसे रोकें, आके क्रेन्स ले आए, क्या करें? तो देखिए ना, क्रेन्स तो ये ला रहे थे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं सारी स्टेट मशीनरी यूज करूंगा KP की, क्रेन्स लेके जाऊंगा। कल तक तो ये इस किस्म की चीजें कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात इनको ख्याल आ गया, क्योंकि इंतजामिया तो कल बता चुकी थी कि NOC वापस ले लिया गया है बांग्लादेश की सूरत हाल की वजह से, और क्योंकि आज एक बड़ा हसास केस लगना था, तो मजहबी जमातों की तरफ से कोई रद्द अमल आने की सूरत हाल से, जो कि 2-3 दिन पहले आपको हुआ भी है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उनको रोका नहीं गया। तो उनको रोका गया, लेकिन थोड़ा ये है कि जाहिर है तरीके से। अब आप कह रहे हैं कि इस जमात को क्यों रोका गया जहां पे कि बाकी जमातों को इजाजत दी गई। पहली बात तो ये है कि इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि PTI की जो हिस्ट्री है, जो इनका माजी है, उस माजी को तो हम भूल नहीं सकते। माजी में 2014 से लेके जिस तरीके से इन्होंने धरने करके मफलूज करने की कोशिश की, शहरियों के लिए तकलीफ की, शहरों के शहर जो है वो बंद हो जाते थे उस वक्त जब धरना होता था। उसके बाद इन्होंने PTV पे हमला किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, इन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। सुप्रीम कोर्ट तो आपने हमला किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने अपनी वो कपड़े टांगे और पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद ये सारा कुछ करते रहे। फिर उसके बाद ये इधर जो इनके घर में, ठीक है, सो आपने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है कि PTI की हिस्ट्री है, इसमें उनको इजाजत नहीं दी जा सकती। सबसे एक्सट्रीम जब हुआ वो था 9 मई का वाकया। 9 मई में ये वहां उस हद तक चले गए कि इन्होंने तमाम हदें पार कर दी। इन्होंने अपनी आज के तनसीबात के ऊपर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला कर दिया, छावनियों पे हमला कर दिया, शोहदा के मुजस्समों पे हमला कर दिया। अब ये अगर एक जमात का ये माजी हो तो क्या उसको इस वक्त बिल्कुल बाकी जमातों के साथ ठीक है? आई गेट इट। डॉक्टर शिजा को मुझे इजाजत दें। लेट मी ऐड खान मंदोखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुबारक सानी केस का जिक्र करिए डॉक्टर शिजरा। ऑब्वियसली एक सेंसिटिव डे था, और फिर ये भी अगर खबरें थी कि क्रेन्स आ जाएंगी या दीगर तैयारी होगी, तो फिर अच्छा ही हुआ कि जलसा कैंसिल हो गया। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, कल मुख्तलिफ चैनल पे मैं था और रात 1 बजे तक न्यूज़ देखता रहा। जलसा कैंसिल हो चुका, यकीनन आपके प्रोग्राम में भी आपने नोट किया होगा। उसके बावजूद उनके रहनुमा ये दावा करते थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और जलसा करेंगे। और फिर आपको ये भी मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो जलसा होता है वो कम से कम 3 दिन पहले इंतजामात होता है, स्टेज होता है, लाउड स्पीकर वगैरह। अब पंजोता साहब बता रहे कि स्पीकर वगैरह जो है ना वो पुख्तनख्वा से नहीं, पुख्तनख्वा से स्पीकर तो गाड़ी का स्पीकर हो तो जो रास्ते में लोगों को वार्म अप करते हैं। अच्छा, उसको भी छोड़िए। दूसरी तरफ फिर उसके बाद ये भी खतरा था कि शायद रात में क्रैक डाउन हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, वो भी
कोई टीवी चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया है। टीवी उसके चैनल बाद कोई भी नहीं एक बात रिपोर्ट मुझे पंजोता साहब, बड़ी गुजारिश है आपकी से, मेहरबानी करके आप अपनी बारी पे बोले। अच्छा, आप ये बताओ कि फिर रात 1 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक आजम स्वाति साहब बता रहे कि खान साहब का फोन है, तो ये कौन सा फोन था, कैसा फोन है, किस तरह से है और कौन सी कानून के तहत? क्योंकि मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी का 10 साल मेंबर रहा हूँ गवर्नर सिंह के साथ, मुझे एक एक चीज पता है। 8 बजे से पहले कोई गेट ही नहीं खुलते उसके। तो ये 7 बजे इमरान खान साहब को किसने इजाजत दे के उसने फोन कराया और फिर आजम स्वाति साहब का फोन ऑन भी मिला उनको और फिर वो आप भी गए। अच्छा, उसको भी छोड़िए। ये आप मुझे बताएं, आप है ना हुकूमत के एलाई, ये कैसे हुआ है? हाँ, ये तो इनको क्या पता, वो तो खुद ये बैठे हुए कि पूछ रहे हैं कि कैसे ना, हुआ है। ना, आप ये बता दें। देखो, मैं ये देखे ये सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये जर्नल फेस का नेटवर्क है और उस नेटवर्क उसने पकड़ा फोन गया। अब तो उनको वो पकड़ा गया तो फिर 7 बजे फोन खबरदार। कैसे हो गया? अच्छा, ये आप उसके कह बाद रहे हैं कि छोड़िए, कस्टडी में से फैज साहब ने कस्टडी में खान साहब को पैगाम भेजा। सर, ये क्या स्पाइडरमैन के थ्रू पैगाम आ जा और रहे हैं? फिर वो जनरल फैज के हुक्म के ऊपर जेल इंतजामिया ने फोन भी कर दिया आजम स्वाति को। फरिया, मैं एक चीज बताऊं आपको, ये तो सहूलतकारी तो वो हो रही थी ना। अभी क्या किसने अच्छा, किया उसको है? भी छोड़िए, फरिया आगे बोले, आगे सुनिए। नहीं, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कादिर मंतूक साहब, कैसे अच्छा, मैसेज गया? फरिया मेरे आगे बात सुने। उसके बाद मुझे बताओ, जब 7:30 बजे खान साहब ने ऐलान कर दिया कि जलसा नहीं होगा, तो वो जो शेर अफजल मजरत दूसरे तीसरे वहां क्या कर रहे थे? वो तो दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में क्या कर रहे थे? सुबह तो ऐलान कर दिया। और फिर जाके अलीमा बीबी का जब ऑडियो लीक हो गया, उसने तो सारा कीचड़ इनके ऊपर डाला। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये जर्नल फेज नेटवर्क जब से पकड़ा गया है, खान साहब जहां जलसों में कहते थे घबराना मत, आज खुद घबरा रहे हैं। आज खुद उनको पता चल गया कि 4 आदमी निकले। क्या ये जो इस्लामाबाद में धरना था, क्या वो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का काज लिस्ट आ जाती है, इंटरनेट पे पता चलता है कि वो केस लगा हुआ है। अच्छा, वो तो इस्लामाबाद डी चौक सुप्रीम कोर्ट में था, इनका जलसा तो 30 किलोमीटर दूर जाके तरनौल में था। यही बात उनके क्या लिंक? तो आप मुझे बता दो, ये खौफ के मारे ये बेचारे जलसा नहीं करने दे रहे, और ये खौफ के मारे जलसा में नहीं करने दे रहे। ये तो गवर्नमेंट ने उनको जलसा नहीं करने। पर ये आखिरी जुमला, फिर अली गंडापुर साहब जहां उसने कफन सर पे बांधा हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद वो लोगों को 5-5 हजार दे रहे थे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं ये वही सूरत-ए-हाल हो गई थी जहां उमर अयूब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लोगों ने घेरा, गालियां दी कि तुम खान को रिहा करो, ड्रामा नहीं करो। अली गंडापुर को गालियां पड़ी होगी, इस वजह से उन्हें पैसे बांटे, अगर नहीं बांटे तो फिर ये किराए के लोग थे जो पैसों पे लाया, भाई अपना अपने दिहाड़ी लेके जाओ। और फिर ये पैसे किसकी जेब से गए? कौमी खजाना से गए या 190 मिलियन पाउंड के पैसों से गए? ये कौन से पैसे थे जहां अली गंडापुर की अपनी काबीना के वजीर इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहा है? अब इनका पोल खोलता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, बेफिक्र हो जाओ। आइंदा चंद दिनों में और ये आवाम के सामने इस तरह नंगे होंगे और फिर आज जोड़ेंगे, खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ो, जो लिखवाना है लिखवा लो, जो कराना है करा लो, हम हाजिर हैं। राइट, सो आपने सुन लिया एनालिसिस। ये सवाल तो है, आपने भी पूछा मीटिंग में कि 7 बजे आपको इजाजत कैसे मिली? मुझे तो मिलती नहीं है। देखें, एनालिसिस की बात जो कर रहे हैं, ये एनालिसिस नहीं है, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जनरल फैज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनरल फैज़ ने मैसेज भिजवाया कि आप जलसा ना करो, और फिर जेल इंतज़ामिया को भी जनरल फैज़ ने मैसेज भिजवाया कि आप आज़म स्वाति को बुला लो और 7 बजे इजाज़त दे दो। इनसे पूछें ना कि इन्होंने 7 बजे क्यों इजाज़त दी है, इनसे पूछें। इजाज़त देने वाले तो ये है ना। अगर इनको खौफ नहीं था, अगर इन्हें ये था कि हमारा जलसा कामयाब नहीं होगा, तो फिर क्यों पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया? फिर क्यों कंटेनर हर जगह के ऊपर लगाया गया? फिर क्यों रात को चादर चारदीवारी मेरे घर में रेड किया गया, मेरे घर में छापा रात को मारा गया? क्यों मारा गया? इस वजह से कि लोग ना, फिर आपको डर नहीं था तो फिर आप होने देते ना। फिर आपने एनओसी कैंसिल क्यों की? और हम तो बगैर एनओसी के हम तो बयान देते हैं। आप कौन यकीन करेगा जब आप कहेंगे कि हम जा रहे हैं बाहर निकलने जलसा करने? हु विल बिलीव यू नाउ? देखें, बात यह है कि जलसा करना हमारा राइट है और हम ऐलान करते हैं, हम बुलाते हैं लोगों को कि आप आएँ। और एनओसी क्योंकि दूसरी दफ़ा बदनीति की बुनियाद के ऊपर जो है मबनी जो है कैंसिल की गई थी, तो खान साहब के सामने जब सारे हकायक पहुंचे रखे गए तो उन्होंने फैसला किया कि ये 9 मई बिल्कुल मत करना जलसा। देखें, ओह माय गॉड, देखें जब मुल्क के अंदर ये इस तरह का मामला किया जाए कि मुल्क के अंदर अनारकी या एक पुरतशद्दुद माहौल बना दिया जाए, लोगों को शहीद किया जाए,
एक जंग बना दी जाए। तो इमरान खान कानून उसने तो आज फिर दोबारा एग्जाम्पल सेट किया कि मैं कानून के अंदर रहते हुए सारा काम करता हूँ, कोई नुकसान ना। फिर आप ऐलान नहीं करना। देखें बात ये है, इधर बड़ी वैलिड रीजन है हमारी कि इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत है और फार्म 47 वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम कोई जलसा करें, कोई रैली निकालें। नंबर 1 उन्होंने हमारा कैंसिल करना है, क्योंकि कोर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तो कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ था, तो कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने कैंसिल किया। हमने ऐलान किया, लेकिन खान साहब ने कहा कि ये माहौल जो है खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं ये चाहता। साथ जो है वो सारे आए हुए थे, उलमाए कराम आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मजहबी मामला है तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या फैसला भी वहां पर आना है। तो उन्होंने खुद कहा, जब उन्होंने खुद कहा तो डेफिनेटली फिर हर बंदा उसको अवॉइड करता है। ठीक है, बहुत बहुत खुशी हो रही है सुन के, बहुत ही लॉ अबाइडिंग, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वेरी नाइस, वी ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर टाइप स्टोरी लग रही है। तो अच्छी बात है कि आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। डॉक्टर शहजाद, 27 अगस्त को पीटीआई लाहौर में जलसा करने जा रही है। अभी तक क्या हुकूमत कोई रुकावट डालेगी उसमें? देखिए, एक तो मैं ये बात कहूंगी कि ये कह रहे हैं इल्जामात हम नहीं इन पे लगा रहे। इल्जामात इनकी अपनी अलीमा खान बाजी ने इनके ऊपर लगाए हैं और बड़े क्लियर कट इल्जामात लगाए हैं, बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं मौजूदा क़यादत के ऊपर। उन्होंने पूछा इस सवाल कि ये गए क्यों, कहते हैं जब उसका नाम इस्तेमाल किया इन्होंने और इस्तेमाल करके ये जलसा रोकना चाहते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग हैं ये तो चाहते ही नहीं कि इमरान खान बाहर आए। उन्होंने कहा कि ये उसको बाहर निकालने के लिए उसकी बात का इंतजार ना करो, खुद निकलो, जाके देखो। तो वो तो इल्जामात खुद इनके ऊपर लग रहे हैं। और तो हो सकता है उनकी इमोशनल एनालिसिस हो और पार्टी का कुछ और डिसीजन हो। देखिए, ये बात नहीं है कि सिस्टर, शी इज आल्सो वन ऑफ देयर मेन लीडर्स। और इमरान खान अभी तक तो यही सुना है कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और उनको उन्होंने काफी आगे जगह दी है। नहीं, पॉलिटिकली कोई उनका रोल नहीं है। खान साहब के केसेस के ऊपर वो हमेशा बात करती हैं। लीडरशिप का इस वक्त संगीन बहरान है। कोई इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी को दूसरे की बात का पता नहीं। इस बात पे भी आप देख लीजिए कि आप हमें छोड़े ना, हमें पता है या नहीं है। आप ये बताएं कि आप क्यों पाबंदी लगाते हैं, क्यों खौफ है कि चोरी डाका ना खुले? और चौथा बात और करते हैं, एक बंदा आके जेल से बाहर बात करता था, दूसरे सारे उसके पीछे पड़ जाते थे। कई तो लीडरान इन्होंने खुद फारिग किए, जैसे इनके वो थे जिनको बाकी सब ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। तो ये सारी चीजें तो इनके बहुत चल रही हैं। मरवत साहब की बात करें, आज तो मरवत साहब की वापसी हुई है। मेरी एक बात सुन ले, अगर तो इतना ज्यादा फॉलो करना चाहते थे एनओसी और इन्होंने देखा कि बिल्कुल ऐसे हालात है, ये वो तो कल कर देते ये ऐलान। कल जैसा गवर्नमेंट ने कहा था, वैसे गवर्नमेंट 5 दिन पहले कह देती ना, गवर्नमेंट 5 दिन पहले ऐलान कर देती कि हमने नहीं देना। गवर्नमेंट डर रहे थे खौफ से। एनओसी तो कल कैंसिल हो गया था। तो एनओसी क्यों कैंसिल किया गया, किस वजह से कैंसिल किया गया? 25,000 एहलकार जो हैं हमें रोकने के लिए आए हुए हैं, तो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और क्या गवर्नमेंट का काम है? पहले ही आप इलिजिटिमेट है। अब आप जब बोलेंगे मैं भी साथ पूरा इंटरप्ट करती रहूंगी। ठीक है, अगर मुझे इजाजत है, वन क्वेश्चन टू कादिर मंतुखिल साहब, आपने वैलिड क्वेश्चन उठाया कि 5,000 के जो नोट थे 5,000 के, वो किधर से आए हैं? एंड आई विल रेज दिस क्वेश्चन जिस दिन भी मुझे मौका मिला चीफ मिनिस्टर से इंटरव्यू करने का। लेकिन पंजाब में बिजली पर रिलीफ दिया गया है, वजीर आला उसे बेवकूफ़ी करार दे रहे हैं, सईद गनी और शजील मेमन उस पर तनकीद कर रहे हैं। आपके पास भी फंड्स हैं सर, अगर उन फंड्स को आप इस्तेमाल कर लें और रिलीफ दे दें तो क्या ही बुरा है? जी बिल्कुल, हम रिलीफ दे रहे हैं। हमने तो बजट में, पिछले बजट में 25 अरब रुपए सोलर सिस्टम के लिए हमने रखे हैं, 300 यूनिट तक और 26 लाख घरानों का हमने उसके ऊपर काम शुरू किया है। लेकिन हमारा ये कहना है, आपके सवाल गालबन मरियम बीबी के सवाल की तरफ है। हमारा ये कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मरियम बीबी के चचा बिजली के बिल बढ़ाते हैं और इनके बेटे सलमान शरीफ के और इनके दोस्तों की IPPs के लिए, और फिर भतीजी जो है ना उसके लिए 45 अरब देती है कि भाई हमने कम कर दिया है। तो हमारा ये कहना है कि ये बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है? आप ये बताओ कि पार्टी का सरबरा नवाज शरीफ साहब है, वो इसके छोटे भाई की हुकूमत है वफाक में, वो बिजली के बिल बढ़ाते हैं। पंजाब में बेटी की हुकूमत है, वो कहते हैं हमने 45 अरब देने हैं। फिर अगर हमने कहा कि ये बेवकूफ़ी की बात है तो कह रहे आपने करप्शन की, आप जहाज़ों हेलीकॉप्टर पे क्यों जा रहे हैं? तो अरशद नदीम के घर पे वो रिक्शे में गई थी, अपने वालिद मोहतरम के पास जब वो मरी जाती है तो वो रिक्शे में जाती है
और फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के ऊपर जो इश्तिहार लगा है तो वो क्या पाकिस्तान के इनकी जेब के पैसे थे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारा जो इनका एक करप्शन का एक पूरा बाजार गर्म किया है पंजाब में उन्होंने, और अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब को क्योंकि फॉर्म 47 की वो दागदार है, लिहाजा वो चाहते हैं कि पंजाब में 141 जनरल सीटें हैं, उनके ऊपर सूबाई हुकूमत में काम किए जाए और वहाँ जनरल इलेक्शन सिर्फ कौमी असम्बली के सतह पे कहा जाए ताकि रिजर्व सीट समेत 200 सीटें बनती है और वो फिर दोबारा जो ना फॉर्म 45 की हुकूमत बना ले और सरबरा नवाज शरीफ साहब बन जाए। आप मुझे बता दो कि आखिरी बात आप मुझे बता दो कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सदर है यानी मुस्लिम लीग नून के, और उनका छोटा भाई उसका नॉमिनी है, उनके एक प्रोग्राम में वो जाता नहीं बल्कि तनकीद करता है, बोलो महंगाई कम करो, और बेटी के साथ वो तंदूरों के भी चक्कर लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि नवाज शरीफ चाहता है कौमी असम्बली टूट जाए ताकि दोबारा वो फॉर्म 45 के तहत जीत जाए। ओके, कौमी असम्बली तोड़ना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। जी डॉक्टर शजरा। देखिए, मंदोखेल साहब ने बड़ी अच्छी एक सारी एक बताई है, एक बिल्कुल उनका अपने तखय्युल का उन्होंने इजहार किया। बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, सबको पता है कि वो 200 यूनिट बिजली के ऊपर ऑलरेडी 50 बिलियन का सब्सिडी दे चुके हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये समझा कि उसके ऊपर और मजीद 200 से लेके 500 तक के लिए मजीद, क्योंकि बहुत बिजली महंगी, और बिजली महंगी ये शौक से नहीं की गई, ये उस IMF की वजह से हुई है जो कि PTI ने मुआहिदा किया था। मैं ये मानती हूँ कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्स्ट मुआहिदा है, लेकिन अब हमने उसको आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को हमने कायम रखना। और जो डाइकोटमी है या जो एक आपको डुअल पॉलिसी नजर आ रही है, उसको हाईलाइट भी किया उन्होंने। आप ही की गवर्नमेंट है ना, चाहे वफाक में हो या सूबे में हो, इट्स योर गवर्नमेंट। तो ये ड्यूअल पॉलिसी तो नहीं है, तो उसी पॉलिसी को मजीद बेहतर किया है। उनका जो डोमेन है, उनका ये इस्तेहकाक है पंजाब के अंदर कि उन्होंने अपने जो बजट है उसमें से निकाल के जितनी हम वफाक में दे सकते थे वफाक में दी, उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो है। ठीक है, बाकी सूबे देना चाहते हैं तो दे दें, वजह इसकी कि उनको रोके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट क्वेश्चन टू यू, नेक्स्ट जलसे का NOC नहीं मिल रहा आपको, मैं बता देती हूँ, तो बस फिर नहीं करना। देखें, पहले मैं कादर मंदोखेल साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जो पैसे दे रहे थे अली अमीन, मैं अभी देख रहा था ट्वीट फैसल भाई ने किया था, तो उन्होंने कहा है कि जलसे के अंदर जो लोग आए थे मुख्तलिफ इलाकों से, गरीब लोग थे, और उनको जो है हमने पैसे दिए हैं, अपनी जेब से दिए हैं, कोई सरकारी खजाने से नहीं दिए। और जिन लोगों ने मुल्क का खून चूसा है, लेके फिर रहे थे वो, देखिए 1000 होगा, 500 होगा, कौन से उधर, मतलब अगर वो जो है 5 के भी होते अपने पास से दिया है ना। आपने मुल्क का खून चूस लिया है, चूस के अपनी जायदादें बना ली हैं, फीड अपार्टमेंट बना रहे हैं। आवाम जो है बिजली के बिलों क्या खाने से तंग है, तो आपको नहीं मिले वो भी जाके ले ले, कर नहीं रहे। आप लोगों को भूखा मार दिया है और आप आकर उल्टा तनकीद करें कि लोगों को पैसे क्यों। नहीं, फरिया वहाँ जो क्राउड जमा थी वो उनकी बेइज्जती कर रहे थे उमर अयूब की तरह जान छुड़ाने के लिए। नहीं, पैसे बांटे, बेइज्जती नहीं कर रहे थे, वो तो गले मिल रहे थे। बेइज्जती कर रहे होते तो नजर भी आते, वो तो वीडियो कोई है तो लेकर आए। गलत इल्जाम आए तो कादर मंदोखेल साहब बात नहीं कर रहे हैं, हर बात ही गलत कर रहे हैं। ब्रेक, उसके बाद एक इन डेप्थ एनालिसिस कि बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, सुबह 7 बजे गेट कैसे खुल गए और क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है। दुरानी साहब होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने से ये तासुर मिल रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ उनके बगैर पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सबरा महमूद अचकज़ई ने आज जलसा मुलतवी करने पर पार्टी क़यादत पर न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तो करेंगे जलसा। उन्होंने शिकवा ये भी किया कि आपने मुलतवी कर दिया जलसा, लेकिन उससे कबल किसी को इत्माद में ही नहीं लिया। महमूद अचकज़ई ने आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास तलब किया और इजलास के बाद पूरी क़यादत ने टरनौल जलसे के मकाम का दौरा किया। टरनौल में महमूद अचकज़ई ने शहबाज शरीफ को वाज़ेह तनबीह की। उनका कहना था कि हुक्मरान अकल के नाखून ले लें, अगर अकल से काम ना लिया तो फिर ऐसा एहतजाज करेंगे कि शहबाज शरीफ को मुल्क छोड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। जरा देखिए।
हमारा फैसला है। अगर कोई हकल की नाखून लेता है ले, नहीं लेता तो हम हर दफ्तर के सामने वो हंगामा करेंगे कि बिल्कुल शहबाज को ये मौका भी नहीं मिलेगा कि हसीना वाजिद किस रास्ते भागी थी, उसे रास्ता भी नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो सिर्फ तफारकर का रास्ता, हिंदू भाइयों का रास्ता, उसे फिर वहाँ भागना पड़ेगा। हम यहाँ आए हैं, मशकूर हैं हम पुलिस वालों के भी, हम आए हैं, अपना वादा हमने पूरा किया, जलसा नहीं है, फिर होंगे जलसे, फिर हम आएंगे। महमूद अचकज़ई साहब ने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, लेकिन जब उनके साथ पीटीआई नहीं थी, पीछे लोग ही नहीं थे, तो फिर इस स्टेटमेंट में क्या वो पावर थी जो कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में होती है। महमूद अचकज़ई की तहरीक इंसाफ से नाराज़गी इसलिए भी बड़ी खबर बनी क्योंकि चंद दिन कबल मौलाना फजल रहमान ग्रैंड अलायंस से माजरत कर चुके हैं। क्या कहा मौलाना फजल रहमान ने, वो भी देख लीजिए। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फैसला किया है, और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मजीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, उस पर हमारा कोई इनकार नहीं। लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। इससे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब एंड सैयद इमरान शफकत साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। दुरानी साहब, आपने इतनी मेहनत की, इतनी बड़ी बैठक कराई, सबको बिठाया, ये तो सब नाराज़ होते चले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सियासत जो होती है उसमें और ख़बर में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। तो अब ये जो जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं, ये ख़बर तो ठीक है, लेकिन इसका उस चीज़ से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि ये कभी भी देखें, एक होता है इत्तेहाद होता है, एक इलेक्शन अलायंस होता है, एक कौमी इत्तेहाद होता है, एक इशू इत्तेहाद होता है। तो ये जो इत्तेहाद की इस वक्त जो आवाम की डिमांड है वो अभी किसी इलेक्टोरल अलायंस की तरफ ना कोई मूव हुई है और ना अभी कोई उसका डिज़ाइन है। इस वक्त तो जिस चीज़ की आवाम की तरफ से डिमांड आ रही है, जिसको तमाम कायदीन ने भी एग्री किया है, वो ये है कि तमाम अपोजिशन बाहमी तौर पर इकट्ठी हो और इकट्ठी हो के इश्यूज़ के ऊपर गौर भी करे और इश्यूज़ पे बात करे। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान जो है, ठीक कह रहे हैं दुरानी साहब, लेकिन मौलाना ने बरमला कह दिया कि हम माजी में अलायंसेस से बहुत मायूस हुए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अलग अकेले अपनी स्ट्रगल करेंगे। आज महमूद अचकज़ई साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। यही स्ट्रगल होती है ना, आप जलसे करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बात करते हैं। आप अकेले फैसले कर लिया पीटीआई ने कि हम जलसा नहीं करेंगे, तो फिर ये कैसा अलायंस है? देखिए, बात तो इसमें इतनी सी है ना कि ये जो अलायंसेस होते हैं, जो जैसे अब मौलाना को पीडीएम का इत्तेफाक हुआ और जो अब वो हुकूमत में बैठ के जो कुछ वो कर रहा है, तो कितना शदीद उनका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है। और फिर उन्होंने साथ चले और इलेक्शन के वक्त अपने ही साथियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, हुकूमत ने जो इस वक्त हुकूमत है, तो उसके बैड वो तो मौजूद हैं, ट्रेसेस मौजूद हैं। बाकी जलसे का जहाँ तक आज फैसला है जो उन्होंने कैंसिल किया है, सियासतदान हैं, इंडिपेंडेंट हैं, किसी डिक्टेशन पे नहीं चल रहे, किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहे, अपनी सोच से चल रहे हैं। इख्तलाफात तो होंगे, और आपने कभी हिस्ट्री में जाके पढ़ें, इंडिया से लेके अब तक की जितनी भी तहरीकें चली हैं उसके अंदर लीडरों में बड़े बड़े इख्तलाफात भी होते थे। लेकिन जब अवाम इस वक्त जो इशू है इत्तेहाद का, जो चीज़ तमाम सियासी क़यादत को मुत्तहिद कर रही है, वो अवाम का पैगाम है। और अवाम का ये पैगाम है कि तमाम लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो नाजायज़ है, गैर मुंतखब है और दूसरी गैर आइनी है, उसके ख़िलाफ़ तमाम सियासतदान जो है इकट्ठे होके एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर आगे बढ़े और कैदियों की रिहाई और आइन का तहफ़्फ़ुज़, वो तो सब चीज़ें इसमें शामिल ही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त कोई, अब जैसे कि जलसे का फ़ैसला है, अगर मेरे से आप इस जलसे का फ़ैसला पूछें तो मैं समझता हूँ ये बड़ा हिकमत भरा फ़ैसला है। पिछले 3 दिन से जो है हुकूमत एक लायानी किस्म की बहस को चला रही थी कि जी फ़लाँ केस बन गया, फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार हो गया, अब जो है इधर गिरफ़्तारी होगी, अब ये होगा, अब वो होगा, और एक मीडिया हाइप बनाई गई हुई थी एक मुअज़्ज़िज़ इदारे के नाम को मिसयूज़ करके। और आज वो उसकी हवा निकल गई सुबह
कि हुकूमत खुद जाके पहुंच गई और जलसे के लिए उन्होंने निगोशिएट किया। और मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई राब्ते तो हमेशा रहते हैं, डील नहीं होगी, डील नहीं हुई, बात हुई, बात होने के बाद एक रास्ता बन गया। अब इसमें तो जहां तक सवाल अगर मेरे से पूछे, सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब गए, तो वो पीटीआई बात मैसेज ही लेकर गए थे फिर। हाँ जी, बिल मैसेज कौन लेके गया उनको वहां तक, ठीक है ना जी। तो बात इससे ये हुई कि हुकूमत जो अपने आप को एक उसके जो मीडिया मतलब स्पिन देने वाले लोग बैठे होते हैं, वो एक आज किधर है वो सब लोग जो कल तक जो है पता नहीं कौन कौन सी अदालत में जो है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा चलवा रहे थे, हैं जी। और क्या क्या कहानियां जो है वो बैठे बैठे गढ़ के वो खुद ही उड़ा देते हैं। मतलब कैमरा मिल जाने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम झूठ की फैक्ट्रियां खोल लो और हेयर से के ऊपर जो है पूरे पूरे, और इतने हमारे अपने दोस्त हैं ऐसे दानिश्वर आके हेयर से के ऊपर पूरी पूरी जो है वो अलिफ लैला की दास्तान उड़ा देते हैं। ना कानून का पता है, ना ज़ाब्ते का पता है, ना तरीक़ेकार का पता। राइट, इमरान शफकत साहब, जलसा कैंसिल खुद ही पीटीआई ने किया है या कोई मुशावरत हुई है? जो खबरें हैं वो तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही कैंसिल किया है, और खबर ये भी है कि आज़म सवाती साहब गए थे, ये तो फैक्चुअल बात हो गई। अब वो किसका पैगाम लेके गए थे और क्यों लेके गए थे? अब अगर यहाँ पर सियासत जो है वो इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हुई हो किसी की कि हम नहीं या फिर आप नहीं, और लोगों का सेंटीमेंट भी जो है वो बड़ी उसको हाइप बताया जा रहा हो कि वो बड़ी हाइप है उसमें। अब जिस तरह दुरानी साहब कह रहे हैं कि अवाम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के साथ अवाम नहीं है, और जिनके साथ अवाम है उनके पास हौसला नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत सादा सी नहीं है। मैं जो दुरानी साहब है उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि स्पेकुलेशन के साथ बात नहीं करनी चाहिए या स्पेकुलेटिव गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी चाहिए। फैक्चुअल बात यह है कि जो जनरल फैज हमीद हैं वो गिरफ्तार हैं। दूसरी फैक्चुअल बात यह है कि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो एक उबाल चढ़ा हुआ था पाकिस्तान में इनकलाब का या कोई बहुत बड़ी तहरीक चलने का, वो आज सुबह खत्म हो गया। अब वो किस तरह हुआ किस तरह नहीं हुआ, चूंकि इमरान खान साहब तो बड़ी उसूली बात करते हैं, वो हुकूमत को नाको चने चबवाने की बात करते हैं। तो अगर उन्होंने हुकूमत की कोई बात आज मान के जलसा कैंसिल कर दिया है, तो फिर ये कौन सी सियासत है? ये मेरा ख्याल है हमें इसको जरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बात सादा सी है कि इजाजत है इमरान शफकत साहब, जो आप बात कह रहे हैं, कुछ दिन पहले फैसल वाडा मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद अच्छे बच्चे बनने का वक्त है पीटीआई का। आप ही कह रहे हैं कि अब अच्छे बच्चे बनने का वक्त है? देखिए, मैं तो फैक्चुअल बात की है आपके साथ। जो वाडा साहब हैं वो चूंकि सिस्टम के अंदर के आदमी हैं, सेनेटर हैं और उन वेल लिंक्ड हैं। मैं तो फैक्चुअल बात आपको बता रहा हूँ कि कल तक हमें खबर ये मिलती है कि हम ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। और जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो है वो यकसर मामला और हो जाते हैं। जिस हुकूमत के साथ बात नहीं करना चाहते, दुरानी साहब के बकौल कि उनको कौन लेके गया उन तक, आज़म सवाती साहब को। जाहिर है कि जो इंतजामिया है, जो गवर्नमेंट है, उसकी इजाजत के बगैर तो ये मुलाकात नहीं हो सकती थी। लेकिन इन्होंने तो बात ही नहीं माननी थी उनकी, ये तो इस हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करते। ये मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, पीटीआई की बात कर रहा हूँ। तो ये तो कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहते, डटे हुए हैं। सियासी जो रास्ता है, जो सियासतदान बातचीत करते हैं, इख्तलाफात होते हैं, आगे बढ़ते हैं, रास्ता निकालते हैं, तो ये तो उस तरफ भी नहीं आते। तो यदि एक तरफ आपका एटीट्यूड ये है या था, और फिर इधर जो है वो जनरल फैज हमीद पकड़े जाते हैं, तो आप जलसे भी जो है वो मुलतवी कर देते हैं और अपने हादियों को नाराज करके मुलतवी कर देते हैं, जिनको आपने फौज के साथ बातचीत करने के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया होता है। तो चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं। ये मेरा ये ख्याल है। जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी ने ये जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि शो ऑफ नहीं है, ये कोई सीरियस मैटर है। राइट। ये और इसका इम्पैक्ट बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जरूर पड़ा है, जो नजर भी आ रहा है। राइट। सो दुरानी साहब, जब से जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेल से कुछ एहलकारों और ऑफिसर्स को भी हिरासत में लिया गया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं हुकूमत और रियासत की तरफ से क्लियर मैसेजिंग है कि नो टॉक, अब हम हैवी हैंडेड जा रहे हैं हर मामले पर, मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही है। सो बातचीत बंद हो चुकी है अब बिल्कुल। देखें, जहाँ तक वैसे तो मैं अभी बड़ी खुशी हुई शफकत की बातें सुन के। इन्होंने बहुत
जैसे कहते हैं ना कि एक इंटेलेक्चुअल वे में लाउड थिंग, मतलब लाउड स्टेटमेंट्स के बजाय वेरी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स में दी। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं बात चीज़ों से मैं अग्री करता हूँ, बात से मैं आई कैन मतलब डिसअग्री। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, वो प्योरली एक आर्मी का अपना मामला है। उसको हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि उसको जो है वो पीटीआई के साथ लिंक कर दे। ये मेरे ख्याल में, आई कैन बी रॉन्ग, मेरे ख्याल में ये फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादती है, और ये एक इदारा जाती इक़दाम को फ़ौज को सियासत के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत के वज़रा का ये काम नहीं है। प्रेस रिलीज के सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली लिखा था कि पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए हैं जनरल फैज। किसके साथ एक्टिविटी? हुकूमत कैसे लेके आ रही है उनको? नहीं, नहीं, प्रेस रिलीज में लिखा है। मेरी बात, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। किसके साथ इन्वॉल्व थे? ये नहीं लिखा, लेकिन एक असम्पशन है कि पीटीआई के साथ। आपके ख्याल से फिर वेट कर लेना, फिर क्यों ये इसके एविडेंस मौजूद नहीं है? खुद इनके वजीरों ने आके कहा है टीवी पे बैठ के कि उन्होंने हमें ये कहा, ये ऑफर की, ये ऑफर की, ये ऑफर की। मतलब ये है कि देखें, हेयर से के ऊपर जो है एक स्टोरी बना के और हुकूमती वज़रा का आके उसमें से एक स्ट्रेट डिराइव कर लेना कोई चीज़। और जी फिर इवन मैं पीटीआई की लीडरशिप से भी कहूँगा जी कि मुकदमा चलाने की आर्मी में कोशिश की जा रही है। आर्मी भाई ये कैसे आप कह रहे हैं? और बात यह है कि ये आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाने का आपको पता है इस वक्त उसके लीगल प्रोसीजर्स क्या हैं और कहाँ वो केस पड़ा हुआ है? तो मतलब ये है कि आर्मी बेचारी को अब सियासत से आप साइड पे रहने दें, वो अपने मेयर्स जो ले रहे हैं उनको लेने दें, और हुकूमत और सियासत, हुकूमत और फौज एक होते हैं, एक पेज पे नहीं होते। ये मैं 100 दफ़ा बता चुका हूँ। और एक पेज पे होने का मतलब ये समझना कि जी फौज जो है वो हुकूमत की सियासत करेगी या हुकूमत अपनी सियासत के लिए फौज को इस्तेमाल करेगी, ये नहीं हो सकता। फौज इदारा जाती तौर पर हुकूमत का हिस्सा है, और जहां तक सियासत का ताल्लुक है, हुकूमती पार्टी की सियासत होती है, अपोजिशन की सियासत होती है, अवाम की सियासत होती है, और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी फौज और अपने इदारों के साथ खड़े होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। इस चीज को अब हमें समझ लेना चाहिए। बाकी आज के जलसे के बारे में मेरा ये ख्याल है कि आज का जलसा जो है, एक जलसे का पोस्टपोन होना, कभी भी पूरी की पूरी गांधी की तहरीक जो थी इंडिया की, कायदे आजम की पूरी तहरीक के अंदर, ये तो अभी हमारा एक नया ट्रेंड है कि हम कानून को हाथ में लेके कुछ करने को ताकत समझते हैं, सड़कों के आने के जरिए हुकूमतों को उखाड़ने की। क्योंकि अभी कुछ एक लंबे अरसे से हम डिक्टेशन की सियासत कर रहे हैं, हम तारों से हिलती हुई सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम जेन्युइन सियासत की तरफ मूव कर रहे हैं तो सियासत में आगे पीछे होना पड़ता है। एक जलसा पोस्टपोन होने से कितनी पॉपुलैरिटी लेवल गिर गया है, जहां आप सर्वे करें, जबरदस्ती आना, बिल्स फाड़ना, जहां आवाम खड़े हैं वहीं खड़े हैं। ये ट्रेंड तो पीटीआई का ही शुरू किया हुआ है जी। वो नहीं, देखें ये किया हुआ है लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अब जब रियल पॉलिटिक्स, उस वक्त ये सब कुछ किसी बैकिंग पे होता था, आज जब रियल पॉलिटिकिंग हो रही है तो अब उसी तरह की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जिस तरह की सियासतदान किया करते हैं। और सियासतदान आगे भी होते हैं, सियासतदान पीछे भी होते हैं, सियासतदान जलसे रखते भी हैं, सियासतदान हुकूमत के मना करने पर जलसे रोकते भी हैं। एक पुलिस वाले के आने के ऊपर गांधी गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें शफकत साहब। हुकूमती इदारों से दुरानी साहब कह रहे हैं नई सियासत हो रही है। दुरानी साहब ने गांधी की मिसाल दी है कि एक पुलिस वाले के आने के ऊपर वो गिरफ्तारी दे देते हैं। इमरान खान साहब ने जो तामील करवाने आए थे पुलिस वाले, एक अदालती हुक्म, उसके ऊपर जो बम बरसाए थे, पेट्रोल बम, वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा थे, लोगों के बच्चों को आगे कर दिया था, का हिस्सा है। ह्यूमन शील्ड बना के बैठे हुए थे, ये भी हमने अपनी आंखों से रिपोर्ट भी किया, देखा भी है। इन्होंने बात की कि जो है वो रियल पॉलिटिक्स ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि फौज बेचारी को छोड़ दें, इमरान खान साहब नहीं छोड़ रहे। इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस हुकूमत के पास बात करने के लिए है ही क्या, इनके साथ क्यों बात करें, बात उनके साथ करेंगे जिनके पास इख्तियार है। तो पाकिस्तान की फौज जो है उसको पाकिस्तान की सियासत से अगर कोई आउट नहीं होने दे रहा, पाकिस्तान की फौज को आगे पीछे नहीं होने दे रहा, तो वो तो इमरान खान साहब हैं। ये तो पाकिस्तान की फौज को दाद दीजिए
कि वो अब ये नहीं कहते हैं कि हमारी तौबा, हम सियासत नहीं करना चाहते। 20 पैगाम हैं, और ये पैगाम कभी आरिफ अलवी साहब के जरिए, आरिफ अलवी साहब ने लाहौर में हम साफियों के साथ बैठ के तस्लीम किया कि वो बतौर सदर जो है वो आर्मी चीफ को कहते रहे कि आप इमरान खान साहब से बात कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है वो यानी बाजवा साहब के साथ उनकी मुलाकातें अलग से थी, और इसके बाद आरिफ हबीब साहब वाला मामला है, और आर्मी चीफ ने खुल के कहा कि आपने अगर बात करनी है तो सियासतदानों से कीजिए, वजीर आजम से कीजिए, हमारा ये मैंडेट नहीं है। तो पाकिस्तान की फौज, मेरा ख्याल है कि शायद स्टेप बैक कर रही है। दूसरी आखिरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल किसका, जो आर्मी चीफ साहब जो कह रहे थे, वो किसको कह रहे थे कि जब वो कह रहे थे कि वो कहाँ है जो कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ही थे जो 9 मई वाले दिन भी कह के गए थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। और उसके पहले भी, उसके बाद भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की। जब PMLN की गवर्नमेंट आई है, PDM-1 आई है, उस वक्त ये बात सारे लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। तो बात ये है कि पाकिस्तान की फौज के साथ जो इस वक्त जो हेड ऑन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान और कोई नहीं है। और ये कि पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा जो 75 साल से चल रहा है, अगर अब भी कोई उसको चलाने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फौज ने तो वो जो 4 अप्रैल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी 12 अप्रैल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें DG ISI भी थे और जो DG ISPR भी, उन्होंने कहा कि भाई हम पीछे जाना चाहते हैं, हम तौबा, साफ अल्फाज में उन्होंने कहा था। जनरल बाजवा ने उससे पहले GHQ में ये वाली बात कही थी। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर सियासतदान जब अपोजिशन में होता है तो उसके जो है वो बातें और गुफ्तगू और दावे और हो जाते हैं, जब वो इक़्तिदार में होता है तो फिर उसके मामला और हो जाते हैं, और ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं। राइट दुरानी साहब, आपने ये बात कही है एंड आई बिलीव कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की और PTI की जंग बंद हो चुकी है, लेकिन कल जब ओपन ट्रायल का मामला आया फिर बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया। शफकत साहब अभी ये कह रहे हैं कि कल की स्टेटमेंट में भी इशारा उसी तरफ था। सो जंग बंदी की कोई शवाहिद फिलहाल नहीं नजर आ रहे। देखें, शफकत साहब ने जो बातें की हैं ना, उसमें से मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि जो कुछ ये पुलिस के साथ होता रहा और जिस तरीके से वो सारा रवैया रहा, मेरा ये ख्याल है कि उस रवैये का ही शाखसाना था कि फिर 9 मई हुआ। पुलिस जो होती है, पुलिस के साथ जब कभी भी ज्यादती करेंगे तो वो अपना फिर उसकी अकाउंट भी सेटल करते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक ये कहना कि जी इमरान खान साहब फौज को घसीट रहे हैं सियासत में, ये बात जो है 50% तो सही है, लेकिन 50% सही नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है 70% नहीं, मैं इसको 30-70 कर दूंगा। 30 ये सही है, बाकी जो है सबसे ज्यादा तो इस वक्त हुकूमत, मतलब जो जेस्चर्स देती है हुकूमत, खुद बड़ी इज्जत देती है, लेकिन उनको उधर के ले जाया जा रहा है। और हुकूमत के वुज़रा जो हैं वो एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की जो कहानियां आके सुनाते हैं, और जो उनके स्पीकर्स जो हैं वो टीवी के प्रोग्राम्स में बैठ के ऊपर जिस तरह, देखें फौज की सारी प्रमोशंस जो हैं वो फौज खुद करती है, कभी कोई खबर नहीं सुनी। एक वजीर आजम ने अपॉइंटमेंट करनी होती है आर्मी चीफ की, उसकी जो भद पिछले 3 महीने में हुकूमत के सियासी कायदीन ने उड़ाई है, मैं उसको ज्यादा, देखिए मैं तो एक गैर जानिबदारी के मेज पे बैठ के भी बात करता हूँ। शफकत ने बहुत बैलेंस बातें की, इसलिए मुझे दिल कर रहा है कि मैं उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दूं। तो इस सारे रेफरेंस से मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश है, और उसके तमाम वज़रा ये बातें कर रहे हैं। भाई फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर वज़ीर इत्तलाआत की आप स्टेटमेंट्स देख लें, बाकी वज़ीरों की देख लें, और इवन जो उनके हमायती जो डिफरेंट और लोग हैं उनकी देख लें, मतलब वो ढोल बजाते फिर रहे हैं कि जी अब जो है फौज ठीक करेगी PTI को। यार ये कोई तरीका है? आप एक इदारे की सेंटिटी को, कोई हेयर से के ऊपर ऐसे इदारों में नहीं फैसले लिखे जाते। ये कोई पुलिस का थाना नहीं है जिसमें किसी को पकड़ लिया तो बस हुण जड़ा है वो हाथी जो है वो चूहा बन के उसमें से निकल आएगा। नो, यहां ऐसे नहीं हो सकता। इदारे जो खड़े होते हैं, जो सबसे बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े होने की कोई रीजन होती है। वो अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उनके डिसिप्लिन को रहने दें। बाकी यह है कि हुकूमत भी ना खींचे, और मैं एग्री करता हूं कि खुदारा इस वक्त सियासतदान
इवन अपोजिशन, पीटीआई, ये सब लोग जो है ये फौज को इस तरफ घसीटने की ना कोशिश करें, और जेन्युइनली फौज जो है वो अब माशाल्लाह पीछे हट रही है। उन्हें अपना काम, उनके चैलेंजेस को चलाने दें। और दूसरी बात ये, अवाम में क्या हो रहा है, अवाम में जाके खुद देख लें, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओके, अवाम किधर खड़े हैं। एक क्वेश्चन है शफकत साहब आपसे भी, एंड क्विकली आपसे भी यही सवाल करूंगी दुरानी साहब। एक तासुर ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो थे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर की कितनी पावर होती है? वी रियलाइज कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतनी पावर नहीं होती। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि जनरल फैज़ जब वो अपने ओहदे पर भी थे तो वो अपने ओहदे पे रह भी नहीं सके। अगर उनकी ख्वाहिश थी अकॉर्डिंग टू PMLN कि वो चीफ बने तो वो चीफ भी नहीं बन सके। अपने अगर उनकी ख्वाहिश थी कि PTI गवर्नमेंट में रहे तो वो ये भी नहीं करवा सके। तो जो उनके अहदाफ थे वो सर्विंग होकर भी नहीं वो हासिल कर सके, रिटायर होकर कैसे कर रहे थे, अगर ये एजम्पशन ठीक है? जी शफकत साहब। मेरा ये ख्याल है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी जो पाबंदी थी 5 साल की, उस पाबंदी को वायलेट किया है। ठीक। और वो सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं। अब वो किस लेवल की मुदाखलत थी, किस लेवल की नहीं थी? वो कोई साजिश कर रहे थे, कोई इक्वल कोई जो पैरेलल कोई सिस्टम चला रहे थे? ये तो जब उनका कोर्ट मार्शल होगा तो मेरा ख्याल है हमें इसके ऊपर कुछ ज्यादा घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। जो इल्जाम उनके ऊपर लगा है वो इल्जाम बजाते खुद बहुत बड़ा है कि वो 5 साल की शर्त जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है उसको पूरा किए बगैर सियासत में मुदाखलत कर रहे थे। ये जुर्म ही काफी है। राइट। दुआई साहब, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको जनरल फैज़ का? मेरा तो ख्याल है जी उनका फ्यूचर इस वक्त सबसे उसका बेहतरीन असेसमेंट ये है कि इसको जो आर्मी का इदारा उसकी इंक्वायरी कर रहा है उस पर बहुत अदब से, एहतराम से और एतमाद से उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इदारों के अंदर फैसलों में नाइंसाफ़ी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। ये अपने असूल पे ही चलते हैं। और बस एक ही इस वक्त कौमी ज़रूरत है कि फ़ौज को खुदारा हुकूमत जो है, भले 7 वाली कुर्सी पे बिठाए या ना बिठाए, उनकी खुशामद करे या ना करे, उनको अपना काम करने दे और उनको इस मुल्क की बेहतरी में जो रोल प्ले साहब, आप क्यों जेलस हो रहे हैं? ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान में कोई पहली दफा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी हम सारे काम जनरल फैज़ हमीद से करवाया करते थे। लोग बिलिंग, जब बिल मंजूर होने थे लोगों को लेके आते थे, अपोजिशन से बात करनी होती थी, जनरल फैज़ को आगे कर देते थे। और फिर सारी बातें अगर वो याद कीजिए तो ये हर गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे अहम जो कह लें कि इंतजामिया का पार्ट होती है वो पाकिस्तान की फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। उसकी तारीफें भी करती है और कोशिश करती है कि मोहब्बत जो है वो कायम रहे। और जो मतलब मैं माजी के वाकयात चंद जो हैं वो मैं वक्त की वजह से नहीं गिनवा रहा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त तक जो भी बातें वज़रा कर रहे हैं साबिक़ आर्मी चीफ के मुतालिक, मौजूदा आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के मुतालिक, उससे पाकिस्तान की फौज को शायद कोई इख्तिलाफ नहीं। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। जी दुआई साहब, क्विकली आई हैव टू रैप अप द शो। इसमें एक बात मैं आखिर में, क्विकली मैं आखिरी में ये बात कहना चाहता हूँ कि जी देखें, मादी की गलती आज की गलती को सही नहीं कर सकती, लेकिन एक सियासी वर्कर के तौर पे, एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले के तौर पे मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को अवाम ने सारी रवायात बदल दी हैं और अब आपको नई हकीकतों के साथ, नए सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सबको अपना अपना काम करने देना चाहिए। मादी की गलतियाँ आज की गलती के लिए जवाब नहीं बनती। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, माजी की गलतियाँ आज की गलतियों का जवाब नहीं बनती। जो एक मेरा एनालिसिस है थोड़े करीब से पाकिस्तान की सियासत को देखने में, कि एक इनेट गलती तो तकरीबन हर हुक्मरान हमारे मुल्क में करता है, और वो इनेट गलती ये है कि वो समझते ये हैं कि जिस तक उनको फ़ौज का कोऑपरेशन शामिल है या मिल रहा है, वो मुल्की मामलात पर मिल रहा है, मुल्की मफादात पर मिल रहा है, बट वो समझना शायद ये शुरू कर देते हैं कि ये उनका पर्सनल फेवर होना शुरू हो गया है। और अब क्योंकि इधर फेवर है तो शायद हमारी हर बात में हमें फेवर मिलेगा। जब नेशनल इशूज़ पर या दीगर इशूज़ पर उनको नाराज़गी का सामना करना पड़ता है, फिर वो सड़कों पे जाके भी शिकायत करते हैं, फिर वो लोगों से भी शिकायत करते हैं, फिर वो माजी की फाइल्स भी खंगालना शुरू कर देते हैं।
सो ये जब तक पर्सनल एजेंडा से निकल कर आप अपना रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे फौज के साथ, हमारे गवर्नेंस के मसाइल ऐसे ही घूमते रहेंगे। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।